वी आर लाइव। अस्सलाम वालेकुम सारे देखने वालों को मेरी जानिब से और माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर पाकिस्तान की जानिब से बहुत खुशामदीद। मेरा नाम शाजिया रफ़ीक है एंड आई एम वर्किंग एज ए काउंसलर विद माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर पाकिस्तान। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर जो है वो एक ट्रेडिशन है हमारी कि हम लाइव सेशंस का इनेकाद करते हैं और लाइव सेशन में हम वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जो वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर जाने में इंटरेस्टेड हैं, चाहे स्टडीज़ के लिए, वर्क के लिए, किसी भी सिलसिले में, वो जब मुल्क से बाहर जा रहे हो तो उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उनका डिसीजन जो है फ्यूचर में उनके लिए बेनिफिशियल हो। जो आज का हमारा लाइव सेशन है, ज़रा मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि हमारा आज का लाइव सेशन हमारे एक प्रीवियस लाइव सेशन की ही एक नेक्स्ट एपिसोड है और ये लाइव सेशन हमारे रेगुलर लाइव सेशन से थोड़ा हट के इस सिलसिले में है कि इस लाइव सेशन में हम उन पाकिस्तानियों के बारे में बात करेंगे जो इस वक्त दूसरे ममालिक में मौजूद हैं लेकिन वो लीगल तरीके से वहाँ नहीं गए। तो उन लोगों के बारे में बात करने के लिए कि वहाँ पर उनकी ज़िंदगी कैसी है, उनको किन मसाइल का सामना है, क्या उन्हें ये डिसीजन लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, इस सिलसिले में हमने आज इस लाइव सेशन का आगाज़ किया है। और इसमें हम ना सिर्फ इस पे बात करेंगे कि वो पाकिस्तानी स्पेशली जो ग्रीस में हैं और इनलीगली रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी वहाँ पर कैसी है, बल्कि ये कि जो हमारा मीडिया है, स्पेसिफिकली जो पाकिस्तानी मीडिया है, वो अपना इस सिलसिले में क्या रोल प्ले कर रहा है। इस अहम मौजू पे बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है जावेद लोच ने। सबसे पहले तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि इन्होंने अपने वहाँ से इन्होंने ग्रीस से हमें ज्वाइन किया है अपने टाइम में से, स्पेशली इस लाइव सेशन के लिए इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। इनका मैं थैंक यू वेरी मच। इनका मैं थोड़ा सा आपको तारुफ करवाती चलूँ कि जावेद लोच जो हैं वो ग्रीस में तकरीबन 14 साल से रह रहे हैं और इन्होंने वहाँ पर एक अपना टीवी चैनल भी स्टार्ट किया है, बोलो टीवी ग्रीस के नाम से। उसका मकसद ये था कि जो पाकिस्तानी स्पेसिफिकली ग्रीस में रहते हैं उनके मसाइल को सामने लाया जाए। फिर इन्होंने फर्दर उसको एक्सटेंड किया कि जो यूरोप में पाकिस्तानी रह रहे हैं उनके मसाइल के बारे में बात करने के लिए, और अब पाकिस्तान में भी इनका जो चैनल है वो रिपोर्टिंग करता है। इसके साथ साथ जो ग्रीस में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट क्लब है, ये उसके क्या कहते हैं जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है इसको लेकर इनकी एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा है, इसलिए आई एम श्योर कि जो लोग आज इस हमारे लाइव सेशन को जो ज्वाइन करेंगे और सुनेंगे उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के बारे में तारुफ करवा दूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम हमारे माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के इस लाइव सेशन को में शिरकत कर रहे हैं, देख रहे हैं। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा है जिसके बनाने का मकसद ये है कि वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर जाने में इंटरेस्टेड हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, उनको अवेयरनेस दी जाए ताकि वो सही तरीके से प्रॉपर चैनल से मुल्क से बाहर जाए ताकि फ्यूचर में उन्हें किसी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर 4 तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें काउंसलिंग है, जिसमें रेफरल है, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन है एंड कम्युनिटी सेशन है। और माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की जो सारी सर्विसेज हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हमारा मकसद यही है कि जब आप मुल्क से बाहर जा रहे हैं तो जाने से पहले आप पूरी तरह इन्फॉर्म्ड हो और सही तरीके से जाएं। और ना सिर्फ ये कि जो पाकिस्तान से बाहर लोग जाना चाह रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, बल्कि जो लोग और वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हैं, अगर बाहर रहकर वहाँ खुदा ना खास्ता उन्हें किसी किस्म के मिसाल का सामना करना पड़ता है तो माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर उनको उन इदारों तक पहुँचाता है जो उनके उन मसाइल का हल निकाल सकते हैं। तो ये तो था थोड़ा सा तारुफ माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर का। अब मैं चाहूँगी कि मैं आज के टॉपिक को बाकायदा इसका आगाज़ करूँ और जो हमारे मौजूद गेस्ट हैं, गेस्ट स्पीकर हैं, मैं उनसे बातचीत स्टार्ट करूँ। तो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा, मेरा आपसे पहला सवाल ये है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये टॉपिक है आज ग्रीस में जो इलीगल पाकिस्तानी रह रहे हैं, तो पहले तो आप ये बताएं कि आपके ग्रीस में कितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो वहां पर इलीगली इस वक्त रह रही है, अगर हम परसेंटेज में बात करें तो? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे आज इस प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया और उन पाकिस्तानियों की आवाज़ बनने का मुझे आज ये दूसरी तीसरी दफ़ा ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उन अपने भाइयों की आवाज़ बन सकूं। देखिए, इस वक्त जो ग्रीस के अंदर
पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो तकरीबन 70,000 के लगभग है तकरीबन टोटल। जी उसमें लीगल भी है, अनलीगल भी है। अगर हम लोग अनलीगल की बात करें तो मैक्सिमम 30,000 के लगभग इस मैक्सिमम एक आइडिया है। ये कोई 100% नहीं है, एक आइडिया है कि 30 से 35 हजार के लगभग लोग जो हैं वो अनलीगल है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ग्रीस जो है वो यूरोप का एक दरवाजा है, पहला दरवाजा जहाँ पे लोग इंटर होते हैं गैर कानूनी तरीके के साथ। तो यहाँ से फिर आगे वो लोग मूव करते हैं मुख्तलिफ ममालिक में। तो इसलिए यहाँ पे आमदोरफ्त जो है वो लगी रहती है। लेकिन जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि इस वक्त ग्रीस और तुर्की का जो बॉर्डर है वो सील है। और वहाँ पे सिक्योरिटी काफी मजबूत उन्होंने कर दिया है। उसमें यूरोपीय यूनियन जो है उसने अपना कलीदी किरदार अदा किया है। और दूसरी तरफ से तुर्की ने जो है वो उस पे काफी एक्शन लिया हुआ है। तो अनलीगल जो है वो पाकिस्तान से तो लोग आ जाते हैं जी कि हम लोग तुर्की जा रहे हैं, तुर्की से आगे बआसानी हम लोग निकल जाएंगे। लेकिन अब उन लोगों को आगे आना जो है उनके लिए एक मुश्किल हो गया है। 100 में से अगर मैं आपको एक आइडिया के तौर पे बताऊं, 100 में से आप 2% कह ले लोग पहुंच पा रहे हैं, वो भी मुश्किल। और ये इनकी बहुत खज्जल हो के वो लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है ग्रीस की। जो कम्युनिटी है, जो यूनान में इस वक्त लोग मुकीम हैं, उनकी तादाद मैंने आपसे शेयर कर दी है। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं इसी सिलसिले में, जिस तरह भी आपने कहा कि अगर 100 लोग पाकिस्तान से इलीगली यानी डंकी लगा के यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं और तुर्की के बाद वहां जाने की कोशिश करें, तो उनमें से आपने कहा कि 2 लोग ही वहां तक पहुंच सकेंगे। जी चलिए अगर बिल्कुल हम ऐसे ही है। एग्जांपल लेते हैं कि जी पाकिस्तान से, आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से इलीगल जाने का ट्रेंड स्पेशली यूरोप की तरफ बहुत है, और उसका रीजन सिर्फ ये है कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। उनको लगता है जी कि शायद लीगल चैनल अवेलेबल नहीं है, उसमें हमारा पैसा ज्यादा लगेगा, और दूसरा जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि बस एक दफा आप यूरोप पहुंच जाओ उसके बाद आपके लिए कोई मसला नहीं है। ऐसे तो ही है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि जी मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक लड़का है, एक नौजवान है, 20-21 साल का है, उसने मैट्रिक किया हुआ है, उसका कोई वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो अपने दोस्तों की बातों में आ गए हैं, या उसको एक एजेंट ने सब्ज बाग दिखाए हैं कि हम लोग डंकी लगा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम यूरोप जा रहे हैं, तुम्हें यूरोप पहुंचा दूंगा, एक दफा पहुंच जाओगे, कोई मसला नहीं है। अब वो नौजवान जिसका वर्क एक्सपीरियंस भी कोई नहीं, उसकी तालीम भी सिर्फ मैट्रिक है, उसको सिर्फ या उर्दू बोलनी आती है या पंजाबी बोलनी आती है। अब वो पहुंच गया हम्म, है यूरोप, ठीक है, यूरोप में उसने पहले तुर्की पहुंचा, अब उसके बाद ट्रैवलिंग करके, जो उनका आपको आपको भी अंदाजा है, हमें भी पता है कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो अब पहुंच गया जी ग्रीस बिल्कुल। में। अब वो एजेंट उसको छोड़ के चला गया, अब वो ग्रीस पहुंच गया। अब उसकी क्या जिंदगी होगी, आप बताएं कि उसके साथ क्या होगा। कि वो इलीगल है, उसके पास कोई पेपर नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो लीगली काम नहीं कर सकता, तो क्या उसकी जिंदगी होगी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। होता यह है कि जो लोग अनलीगल यहाँ पे पहुंचते हैं तो उनके लिए मुश्किलात के पहाड़ जो हैं वो आगे मौजूद होते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि हम लोग इजी वहां पे पहुंच जाएंगे, हमें जाते साथ वहां पे जनाब जॉब्स मिल जाएंगी, ये उनके वो ख्वाब हैं। और समझ लें कि जिंदगी गुजारना जो है वो एक मुश्किल हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि एक डर उनको ये भी होता है कि जब हम यहाँ पे अनलीगल, जाहिर बात है अनलीगल जो इंसान पहुंचता है जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और इस वक्त ग्रीस का जो कानून है वो भी यही है कि जो बगैर पेपर के पकड़ा जाता है उसको 18 माह तो कन्फर्म सजा मिलनी है। उसके बाद जेल। पुलिस चाहे, हाँ जी, पुलिस चाहे तो उनको डिपोर्ट भी कर सकती है, और हो भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। ये भी हो रहा है। ये कुछ दिन पहले एक जहाज जो है वो यहाँ से वो पाकिस्तानियों का गया है, बांग्लादेश के लोग जो हैं उनको भी डिपोर्ट कर रहे हैं। और दीगर कंट्रीज के लोग जो हैं उनको भी यहाँ से डिपोर्ट जो है वो किया जा रहा है।
तो ये चीजें जो है ये भी उन लोगों जो अनलीगल आते हैं उन लोगों को अपने जहन में रखनी चाहिए। और ये मुश्किलात जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं एक छोटी सी आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। एक बंदा पाकिस्तान से चलता है, उसकी बात होती है अपने एजेंट के साथ, वो निकलता है वहां से, उसकी बात होती है जी कि वो 4 लाख में उसको तुर्की लेके आएगा। एक मैं एक एक बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आगे क्या होता है? 4 वो वहां तक दे के आ गया, अब तुर्की से यूनान आने के लिए लोग जो है वो 8-8 लाख रुपया भी दे रहे हैं लेकिन नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये चीजें भी हमें, देखिए मैं मीडिया से रिलेटेड हूँ, मुझे मेरे पास इंफॉर्मेशन जो है वो आती रहती है। मुख्तलिफ अखबारात में भी हम लोग पढ़ते रहते हैं। ग्रीस मीडिया जो है वो भी हम लोग विजिट करते रहते हैं। उसके अलावा हमारा अपना पाकिस्तानी मीडिया है, उसके ऊपर हम लोग खुद भी वो खबरें जो है वो बना के भेजते हैं और लगाते भी हैं और इंफॉर्मेशन भी देते हैं कि खुदारा कोशिश करें। अगर देखिए 4 लाख उस बंदे ने वहां पे लगा दिया, 8 उसका आगे लग जाना है। वो यानी कि यहाँ से तुर्की से आगे वो यूरो का हिसाब लगाते हैं, वो पाकिस्तानी पैसा जो है वो खत्म हो जाता है। पाकिस्तानी पैसा उनका तुर्की तक वो उनका जो वो तय होता है वही होता है। उसके बाद आगे क्या होता है? वो 4,000 यूरो, 3500 और समझ लें कि 4,000 से ऊपर भी वो लोग ले रहे हैं। अच्छा, वो अमाउंट कितनी बन जाती है? वो अमाउंट तकरीबन 8 लाख से ऊपर बन जाती है। तो 4 वो पहले लगा के आए, 8 ये हो गया उनका, 12 से 13 लाख रुपया ये खर्चा हो गया। अच्छा, अब ग्रीस गवर्नमेंट ने एक समझ लें कि वर्क परमिट जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा, वर्क परमिट जो है वो उन्होंने किया है कि जो खेती बाड़ी का काम है उस हवाले से। तो अगर हमारे लोग जो वहां पाकिस्तान से अनलीगल ट्राई करते हैं और इतना पैसा भी लगा रहे हैं, वही लोग ग्रीक एम्बेसी की वेबसाइट पे चाहे वहां पे टोटल इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती है। अगर उनका यहाँ पे कोई जानने वाला है या कोई रिश्तेदार या कोई कजन, तो वो उसकी रहनुमाई ले सकते हैं। उसकी रहनुमाई लेके तो ये प्रोसीजर लीगल तरीके से वो कर सकते हैं और उनके पैसे भी कम लगेंगे और वो आएंगे भी लीगल। 5 साल का उनको वर्क परमिट जो है वो ग्रीस गवर्नमेंट देगी। अच्छा, एक चीज और, ये नहीं कि सिर्फ ये ग्रीस गवर्नमेंट दे रही है, स्पेन में लोग जो है, स्पेन गवर्नमेंट जो है उसने भी ये ऐलान किया हुआ है कि उनको भी वहां पे वर्कर की जरूरत है। उसके अलावा जर्मनी में वर्कर्स की जरूरत है। तकरीबन अब यूरोप के तमाम ममालिक में लीगल वो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग लीगल लोगों को यहाँ पे लेके आए। देखिए लेकिन अनलीगल, जी जी जी। सॉरी, मैं दूसरी साइड पे चला गया था। मैं अब पॉइंट पे आता हूँ, ग्रीस पे आता हूँ। जो लोग अनलीगल आते हैं वो होता यह है कि उनको रिहाइश की प्रॉब्लम सबसे पहले है। सबसे पहला स्टेप जो है वो उनकी रिहाइश और उनका खाना पीना और ये चीजें होती हैं। देखिए अगर आप अनलीगल आए तो लीगली तौर पे अगर आप किसी के पास जाते हैं ना और उसको कहते हैं जी कि मैंने रहना है, तो उसको वो वहां पे वो बताना पड़ता है, यानी कि उसका वो जो रेजिडेंस। घर का वो हाँ हाँ, जो जो समोलियो होता है घर का, उसके ऊपर उसको वो लिखना पड़ता है कि ये बंदा मेरे पास इतने अरसे से ये रह रहा है, या उसका कुछ ना कुछ वो लीगल जो है वो वहां पे बताना पड़ता है। लेकिन जबकि वो अनलीगल होता है तो उसके लिए वो मुश्किलात जो है वो सबसे पहले है। उसके बाद काम की बात करें, वर्क की बात करें, तो वो नामुमकिन है। और नामुमकिन इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में तो हम लोग करते रहते हैं खेती बाड़ी का भी, इधर उधर दुकानों पे भी काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये पोजीशन है कि जब तक आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपका टैक्स जो है वो भी गवर्नमेंट को जा रहा होता है। तो होता ये है कि जब तक आप लीगल नहीं है तो आप लीगली तौर पे काम भी नहीं कर सकते। आप लोगों ने अनलीगल काम करना है। पहली बात तो ये है कि आप अनलीगल काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। इससे पहले होता था, लेकिन अब खेती बाड़ी का भी अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो वहां पे भी आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है वो लाजमी चाहिए, वो जरूरी है। तो उनके लिए
पाकिस्तान से वो चले थे, मुश्किलात उठा के आ रहे हैं, जब ग्रीस पहुंच रहे हैं तो फिर भी उनके लिए वो मुश्किलात जो है वो उनके सामने है। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि देखें, अगर अब उन्होंने खेती बाड़ी के लिए भी रहना है तो अगर उनके पास पेपर्स नहीं है तो वो नहीं कर सकेंगे। लेकिन यहाँ जी पर मसला ये है कि जब हम पाकिस्तान में बात करते हैं तो हमारे पास जो हमारा एक आम इंसान है, एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी है, उसके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसको नहीं पता, उसको जो लोग लेके जा रहे हैं, जो डंकी लगवा रहे हैं, जो क्या कहते हैं एजेंट्स हैं, वो उनको गलत पिक्चर दे रहे हैं। आप वहां पर रहते हैं, आप इन लोगों के साथ मिलते हैं, आपको उनके हालात का पता है। जिस तरह हमारे इस टॉपिक का, आज का जो हमारा सेशन है, इसके टॉपिक का एक हिस्सा ये भी है कि जो मीडिया है उसका क्या रोल है। जब हम पाकिस्तान में मीडिया की बात करते हैं तो हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये सुनने को नहीं मिलता कि अगर अब आप ग्रीस जाएंगे तो आपको काम नहीं मिलेगा। अब चूंकि वो इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आती तो एक पाकिस्तानी है, उसके जहन में होता है कि चलो मैं किसी तरह का पहुंच जाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं काम कर लूंगा। तो आपको क्या लगता है कि मीडिया का इसमें क्या रोल है? किस तरह मीडिया इस टॉपिक के ऊपर बात कर सकता है कि लोगों को पता चले कि नहीं, एक्चुअल हकीकत ये है, जो हमें नहीं बताया जा रहा, जो हमसे छुपाया जा रहा है वो ये है, ताकि उनमें ये शऊर पैदा हो कि अगर मैंने जाना है तो मैंने सही तरीके से जाना है। अब देखिए 1.3 मिलियन इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, और ये आपने एक जनरल बात की है, उसमें जी हो मैंने सकता है जनरल सिर्फ, बात की, बिल्कुल। और जी उसमें बिल्कुल। ये नहीं है कि वो यहाँ से तुर्की पहुंच गए 2 दिन में। वो बाज उन्होंने पैदल जाना है, रास्ते में हो सकता है बीमार हो जाए, खुदा न खास्ता उनकी मौत वाकया हो जाए, कई मुश्किलात आती हैं उसके। बहुत से ऐसे वाकयात हुए, बहुत से वाकयात सुने। देखें, मैं ये कुछ दिन पहले की बात है, हमें एक खबर यहाँ पे मौसूल हुई थी कि तुर्की से समुद्री रास्ते 3 कश्तियां जो है वो जा रही थी। अच्छा हुआ यह कि वो तीनों को हादसा हुआ है, उनमें से 120 से ज्यादा अफराद की अमवात हो चुकी हैं और अभी कुछ लोग जो हैं वो नहीं मिले। अब उसके बाद का कंफर्म नहीं है, लेकिन लास्ट जो इंफॉर्मेशन हम तक पहुंची थी उसके मुताबिक ये था कि 120 लोगों की डेड बॉडी जो है वो निकाली है। उनमें डिफरेंट कंट्री के लोग मौजूद थे, उनमें पाकिस्तानी भी थे, बांग्लादेश के भी थे, उनमें सीरियन भी थे, दीगर कम्युनिटीज के लोग जो है, दीगर ममालिक के लोग जो है वो भी मौजूद थे। अब देखिए 120 अफराद जो है वो मौत के आगोश में चले गए। आपने बिल्कुल ठीक है। आज से 10 साल, 15-20 साल पहले जो सिचुएशन थी कि अगर पाकिस्तान से लोग इलीगली जा रहे थे, इंडिया से जा रहे थे, श्रीलंका से जा रहे थे, तो सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। लेकिन इस जी वक्त बिल्कुल। आपको भी पता है कि यूरोप में जो है बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके वो बहुत ज्यादा इस चीज पे काम कर रहे हैं। और अगर बहुत हम ज्यादा। ग्रीस की बात करते हैं तो जिस तरह आपसे बात में पहले भी जिक्र हुआ था कि वहाँ की जो पहले गवर्नमेंट थी वो, उनका रवैया जो था इलीगल माइग्रेंट की तरफ और था। लेकिन जो करंट गवर्नमेंट है, डेफिनेटली उनकी पॉलिसीज डिफरेंट है, पॉलिसीज बहुत इम्पैक्ट करती हैं। तो अगर वो इसको हम यही कह सकते हैं ना कि वो इलीगल्स पे अगर क्रैक डाउन कर रही हैं, वो देख रही हैं कि उनके मुल्क में जो इलीगली लोग आ रहे हैं उनको वो वापस भेज रहे हैं, तो इन लोगों की तो फिर जिंदगी का ये बहुत बड़ा लॉस है ना, कि एक तरफ उनसे पैसा भी जाया हो गया, दूसरी तरफ वो इलीगली अगर उनको डिपोर्ट कर रहे हैं तो वो वापस भी नहीं जा सकते। तो वहां पर अब जो पहुंच गया है, छुप के काम करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी वो कैसे जिंदगी गुजारेगा? आप उस पाकिस्तानी को क्या कहेंगे कि अगर वो ऐसा डिसीजन फिर भी लेने को है कि नहीं मैं आ जाऊंगा, मैं छुप के काम कर लूंगा, तो आप उसको क्या बताएंगे, कैसे समझाएंगे कि यहाँ पर अब आपके पास आगे इलीगल तरीके से रहकर काम करने के चांसेस बहुत कम है? देखिए जहाँ पे आपने पाकिस्तानी मीडिया के किरदार के ऊपर बात की थी, तो मैं थोड़ा सा वो आपको बता दूं। यहाँ पे काफी टीवी चैनल मौजूद हैं ग्रीस के अंदर भी। और होता यह है कि उनके जब वो ब्यूरो चीफ या कोई बड़े आते हैं ना, तो उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हमें अच्छा सा इशाया मिले, हमें वीआईपी प्रोटोकॉल मिले, एयरपोर्ट के ऊपर कम से कम 200 बंदा हमारा इस्तकबाल करने के लिए खड़ा हो। क्योंकि ग्रीस की एक समझ लें कि एक अच्छापन है इस कम्युनिटी के अंदर कि मेहमान नवाजी जो है ये ग्रीस के लोग बहुत ज्यादा करते हैं।
ये जितने भी दीगर कंट्रीज से लोग आते हैं, अगले यूरोप से लोग आते हैं, तो वो ग्रीस आके यही बात करते हैं कि जितना प्यार हमें ग्रीस से मिला है वो हमें दीगर यूरोपीय ममालिक से नहीं मिला। तो मैं इस पे एक बात कहूंगा, यहाँ पे मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बड़े बड़े वीआईपी लोग आए हैं, और होता यह है कि बस उनको प्रोटोकॉल चाहिए होता है। देखिए, अगर आप लोग मीडिया से रिलेटेड हैं, अगर आप पाकिस्तान से या यूरोप से कहीं से भी आप आ रहे हैं, आपको पता है कि ग्रीस यूरोप का सबसे एक बहुत एक अहम मुल्क है, छोटा है, अहम है और एक गरीब मुल्क है। तो कम से कम आप यहाँ पे आके एक आधा सेमिनार करें, लोगों को अवेयरनेस दें, अपने जो आपके नुमाइंदगान हैं आप उनको कहें, उनको बताएं कि यार प्लीज आप जो है कोशिश करें, इस पे फोकस करें, और आप ये वाले प्रोग्राम जो है उन पे ज्यादा तरजीह दें। ना कि आप वो प्रोग्राम करें जी फलां चौधरी ने शरिया दे दी है, फलां खान साहब ने ये कर दी है, फलां खान साहब ने वो कर दिया। एक्चुअली बाखुदा मैं जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल हकीकत कर रहा हूँ। मैंने जो अपना टीवी चैनल बनाया था, मैं उस टॉपिक पे आ रहा हूँ, जो मैंने अपना जाती टीवी चैनल बनाया था, तो मैंने जो मेरा मकसद था वो ये था कि मैं अगर किसी गरीब की आवाज बन सकता हूँ तो मेरे लिए ये एजाज की बात है। और मेरी कोशिश है, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में नुमाइंदे मौजूद हैं, और मेरी उनको मैं यही कहता हूँ कि यार प्लीज खुदा के लिए बाहर निकलें, उन गरीबों के हालात अपनी गवर्नमेंट को बताएं, जहां तक कोई पहुंच नहीं पाया। कोशिश करें कि आप लोग पहुंचे, मेरी तो ये कोशिश है। और ग्रीस के अंदर कोशिश यही होती है, जितना ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस का काम हम लोग कर सकें। ये कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने 2 इवेंट किए हैं, इसी सिलसिले में किए हैं, और जो अनलीगल आते हैं उस हवाले से हम लोगों ने यहाँ पे बताया है। और एक दो चीजें और भी हैं, एक्चुअली मैं वो भी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। चलो आज इसी बहाने वो भी हमारी पाकिस्तानी कौम तक वो भी पहुंच जाएंगी। तो होता यह है कि यहाँ पे हमारे कुछ लोगों के ऊपर तशद्दुद भी किया गया था, यहाँ पे कुछ एक दो सियासी जमातें थी उनकी तरफ से। तो उस हवाले से हम लोगों ने उस दिन एक सेमिनार किया था और ये अवेयरनेस दी थी कि हम लोग यहाँ पे मजदूरी के लिए आते हैं, ना कि हम लोग आप लोगों के ये जुल्म और सितम सहने के लिए आते हैं। इन ग्रीक लोगों को हम लोगों ने बताया था कि हम लोग आपके भाई हैं, आपके साथ हैं, और आपकी जो समझ लें कि खेती बाड़ी का काम है वो पाकिस्तानियों ने और इंडियन ज्यादा 2 कम्युनिटियां हैं जिन्होंने इस वक्त वो सहारा दिया हुआ है। तो खुदा के लेकिन लिए कोशिश कर। जी जी जी, सॉरी 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 टू इंटरप्ट, आपने बिल्कुल सही बात की है, जिसको एक्सप्लॉयटेशन का भी आपने पॉइंट उठाया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका रीजन क्या है? देखिए, अगर हम बात करते हैं, अगर कोई इलीगली चला गया है, उसको अगर कोई एक्सप्लॉइट करेगा तो डेफिनेटली वो कहीं शिकायत लेके नहीं जाएगा, इसी डर से कि जी मैं जो बिल्कुल। हूँ वो क्या कहते हैं, डिपोर्ट ना हो जाऊं। जब जिस तरह आपकी अपनी एग्जांपल है, वहां पर आप लीगल हैं, ठीक है, आपके पास पूरे राइट्स हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई आपके साथ ज्यादती करेगा तो आप आराम से पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, आप जी किसी बिल्कुल जा मिनिस्ट्री में जा सकते सकते हैं, अपनी शिकायत करेंगे। लेकिन एक हैं ऐसा बिल्कुल। पाकिस्तानी जो छुप के गया है, इतना पैसा लगा के गया है, छुप के काम कर रहा है, अगर उसका जो एम्प्लॉयर है उसके ऊपर किसी किस्म का भी फिजिकल या इमोशनल अब्यूज उसको शिकार कर रहा है, तो वो नहीं शिकायत लेके जाएगा। यही चीज हम लोगों को बिल्कुल। बताना चाहते हैं कि और देखिए फिर जी, यहाँ अगर जी सॉरी टू सॉरी मैं इंटरप्ट। आपकी यहाँ पे बात काट रहा हूँ, एक एक मिनट थोड़ी। अगर वो बंदा शिकायत लेकर कहीं जाता भी है ना, क्योंकि वो अनलीगल है, ठीक है, वो अनलीगल है, जैसे वो शिकायत लेके जाएगा पुलिस ने सबसे पहले उसको गिरफ्तार करना है। उसको कहना है कि सबसे पहले तू मुझे ये बता कि तेरे पास राइट्स क्या है, आप वहां पे काम कर रहे हो। हाँ, यही तो चीज है ना। देखिए, अगर वो पहले तो वो शिकायत लेके 99% जाएंगे नहीं, क्योंकि उनको इसी चीज का जी डर होता है कि हमें पुलिस ना पकड़ ले। अब डेफिनेटली जी अगर उन्होंने कोई शिकायत की या किसी के पास गए हैं, तो चूंकि वो प्रॉपर चैनल से नहीं है, लीगल तरीके से नहीं है, तो वो डेफिनेटली वो पकड़े जाएंगे, उनको जेल में बंद करेंगे, उन पे केस चलेगा और वो डिपोर्ट हो जाएंगे। एट द जी एंड ऑफ द डे नुकसान उसी एक बेचारे 21-22 साल के नौजवान का है, जो अपने बिल्कुल घर है। वालों की चीजें बेच के इतनी तकलीफ उठा के इतनी दूर गया, 1-1.5 साल उसने छुप के काम करने की कोशिश की, एंड रिजल्ट क्या हुआ कि उसको डिपोर्ट कर दिया गया।
डिपोर्ट तो कर दिया गया, बिल्कुल ये ऐसा। सिचुएशन हम पाकिस्तानियों को यहाँ पर इसलिए बताना चाहते हैं कि सिचुएशन पहले जैसी नहीं है, सिचुएशन बहुत सीरियस है। बहुत यहाँ से डिफरेंट अगर है, बहुत डिफरेंट है। ये ही उन्होंने उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए जिस तरह आप वहां पर प्रेस क्लब के आप जनरल सेक्रेटरी हैं, तो जी डेफिनेटली आप लोग मीडिया में काम कर रहे हैं, तो आप इंफॉर्मेशन के लिए लोगों के लिए करते होंगे कि लोगों तक वो जी, इंफॉर्मेशन जाए। बिल्कुल तो आप बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। आपको अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आपको क्या लगता है कि वो कौन सा मीडियम है जिसको अगर जिस पे ज्यादा काम किया जाए तो पाकिस्तानी अवाम तक जो है असल सूरत हाल ज्यादा अच्छे तरीके से जाएगी? वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको लगता है, सोशल मीडिया हेलो। की जब हम बात करते हैं उसकी रीच बहुत ज्यादा है? सॉरी, आपको मेरी आवाज आ रही देखिए, है? जी जी, आप आ रही है। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात तो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये अवेयरनेस जो है, अगर हमारा पाकिस्तान में जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, या अपना सोशल मीडिया है, ये अगर हम लोग वहां पे इस चीज को ज्यादा हाईलाइट करेंगे हर इजला के अंदर, यानी कि जैसे कि पाकिस्तान में डीसीओ मौजूद हैं, उसके अलावा हर तहसील के अंदर सरकारी दफातर है, ये चीजें अगर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर पाकिस्तान से इनको शुरू किया जाए, तो मेरा ख्याल है इसमें काफी कमी जो है वो आएगी। और लोग जो है उनको अगर अवेयरनेस दी जाए कि आप लोग लीगल तरीके से वहां पे जाएं, तो मेरा ख्याल है लोग जो है वो जरूर इस पे आएंगे। नहीं, ये आपने बिल्कुल ठीक बात किया। जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपसे जिक्र किया था और नाजरीन को भी बताया था कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर का बेसिक मकसद ही काम का यही है कि मुल्क में लोगों तक अवेयरनेस लेके दी जी, फैलाई जाए, उनको बताया जाए। इसी मकसद के तहत देखिए इस वक्त देखिए, पंजाब में इस वक्त और माशाल्लाह, माशाल्लाह आप लोग एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ आपको। हालांकि ये हमारी जो गवर्नमेंट है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, या इससे जो पहले गवर्नमेंट थी, ये उनको चाहिए था कि ये स्टेप उठाते और इसमें बढ़ चढ़ के आगे आते। ये गवर्नमेंट का देखें, आपको पता है कि प्रोसेस में जरा टाइम लगता है। ये एक ऐसी चीज है कि अब ग्रेजुअली लोगों में अवेयरनेस आ रही है। उसी सिलसिले में जिस तरह मैंने बात की थी कि इस वक्त जो माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर का मेजर फोकस है वो ये है कि पंजाब में और केपीके में वो अजला जहां से इलीगल माइग्रेशन का ट्रेंड बहुत ज्यादा है। अगर हम पंजाब की बात करें तो आपके सामने गुजरात की एग्जांपल है, गुजरांवाला की है, सियालकोट, मंडी, बहादुर, झेलम। ये वो अजला हैं जहां से, फैसलाबाद को भी इसमें शामिल करते हैं, कि जहां से इनलीगली जाने का ट्रेंड बहुत ज्यादा है। उसका रीजन क्या है? जब हम ऑन ग्राउंड जाके काम करते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, सिर्फ एक ही वजह है कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उनको मिस इन्फॉर्म किया जाता है। उनको एक बड़ी प्यारी सी पिक्चर दिखाई जाती है कि बस जी, कोई फर्क बिल्कुल ऐसे ही। नहीं पड़ता, आप बस पहुंच जाओ, उसके बाद वहां की जिंदगी आसान ही आसान है। अभी रिसेंटली आपने हमारे साथ एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें वो नौजवान जो है वो किसी गांव में काम कर रहा है, और वहां पर वो, उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल है लेकिन वो शर्मिंदगी के वजह से अपने घर वालों को पीछे नहीं बता रहा। तो उसका भी एक ऐसे ही है, रॉन्ग बिल्कुल। इम्पैक्ट जाता है कि लोगों को लगता है कि अगर वो एक दफा पहुंच गया है, मेरा भाई, मेरा हस्बैंड या मेरे वालिद साहब वहां मसाइल को नहीं बता रहे, तो इसका मतलब है कि वहां पर सब कुछ सही है। तो मेरे ख्याल से वहां पर जो जी पाकिस्तानी डायस्पोरा वहां पर है, उनको जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें चाहिए कि वो अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करें। जब वो इन्फॉर्म नहीं करते, उसका इमेज गलत जाता है। इमेज ये जाता है कि एवरीथिंग इज फाइन। उसकी वजह से जो पीछे होते हैं वो भी ट्राई करते हैं कि हम किसी ना किसी तरह चले जाएं। अगर जिस तरह आपका चूंकि रेफ्यूजी जो है सेंटर्स बने होते हैं, वहां जाने का भी आपका इत्तेफाक होता है। जी, अगर मैं जनरल, जॉब करता रहा हूँ, मैं जी जॉब करता रहा हूँ, अभी जी भी जी कर रहा हूँ। जी, तो अगर मैं पूछूं कि इन जनरल जो पाकिस्तानी डिपोर्ट कर दिए जाते हैं या वहां पर छुप के काम कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि अगर उनको पता होता कि वो लीगल तरीके से आ सकते थे तो वो ये इकदाम उठाते, या वो अपने इस फैसले से खुश हैं कि नहीं कोई मसला नहीं, हम तकलीफ में भी हैं तो हम
चला रहे हैं, या उनकी सोच में फर्क आया कि नहीं, जो हमने डिसीजन लिया था वो गलत था, हमें सही तरीके से आना था, ये जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है? मेरा ख्याल है कि उन वो यही सोचते हैं। ज्यादातर लोग जो हैं जिनसे हमारी मुलाकातें हुई हैं वो यही कहते हैं कि बस गलती की है, इतना पैसा भी लगा दिया है। अब बहुत से लोग तो इस वजह से वापस भी जा चुके हैं और कुछ जा भी रहे हैं। यानी कि ये सिचुएशन बनी है क्योंकि उनको वो अनलीगल होते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती और यहाँ पे उनको मुश्किलात जो है वो उनके सामने है। और जो जैसा आपने वो पहले बात की थी कि इससे आज से 10-12 साल 15 साल पहले जो लोग आते थे वो उन लोगों को फिर भी कुछ ना कुछ सहूलतें वो मिलती थी, वो अनलीगल काम भी कर रहे होते थे, उनको इतनी वो नहीं होती थी। लेकिन अब जो इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने बेइंतहा यानी कि क्रैकडाउन जो है वो किया हुआ है और इसके ऊपर वो उनका फोकस है। और इस गवर्नमेंट ने जो जब इलेक्ट होके आई थी तो इनका जो मेन मंशूर था वो यही था कि हम लोग अनलीगल इमिग्रेंट्स को अपने मुल्क से बाहर निकालेंगे। तो तो जाहिर पाकिस्तानी बात है। मीडिया, सॉरी टू इंटरप्ट, जी जो पाकिस्तानी मीडिया, देखिए ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं, आप इसी फील्ड से हैं, जी आप माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं और जी सारा कुछ है। तो हमारा मीडिया इस न्यूज को पाकिस्तानियों तक कितना लेके आ रहा है, क्या इस पे काम हो रहा है, नहीं हो रहा, और किस तरह इसको सामने लाना चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि पॉलिसीज चेंज हो गई हैं। जब पॉलिसी चेंज होगी तो देखिए जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी आ रही है। अच्छा, इसमें हाँ जी देखिए जी, मीडिया का किरदार तो होना चाहिए था लेकिन वो ना होने के बराबर है। ये चीज बतानी चाहिए थी लेकिन नहीं बताई गई। उसके अलावा हमारी जो गवर्नमेंट है, जो कि यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का वहद एक ही इदारा है जिसको हम सफारत खाना पाकिस्तान बोलते हैं। इसमें उनको भी चाहिए था कि वो लोग भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस मुतालिक कुछ ना कुछ लिखते, कुछ ना कुछ बताते और वहां पे कुछ सेमिनार पाकिस्तान में ये सेमिनार करवाते। तो मेरे ख्याल में काफी इसमें ये चीजें जो है वो उसमें काफी वो मिल जाना था, रिस्पॉन्स मिल जाना था, लेकिन नहीं मिल पाया, कुछ नहीं हुआ। मैं कहता लेकिन हूँ कि देखिए ना ना, होने के बराबर है, ना होने के बराबर है। हाँ, हाँ, ये आप कह सकते हैं कि काम कम है, लेकिन ये भी नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल नहीं है। देखें, जिस तरह आपका चैनल है वो मसाइल को जी सामने लेके आता है, और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं वहां पर, यूरोप में है, स्पेशली ग्रीस में है, जो काम ही इस सिलसिले में कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी वहां रहते हैं उनके मसाइल को हाईलाइट किया जाए। अब यहाँ पर सवाल ये जी पैदा होता है कि एज ए जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है कि किस तरह से आप स्टोरी सामने लेके आएंगे कि उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा? क्या आपको लगता है कि आप उसको वीडियो फॉर्म में अगर उसको बना के लोगों के साथ शेयर करेंगे उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, आप रिपोर्टिंग उस पर करेंगे उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, या आप किसी चैनल के जरिए उसको लेकर आएंगे तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा? देखिए, यहाँ पे माशाल्लाह मेरे काफी दोस्त हैं जो कि काम कर रहे हैं इस चीज के ऊपर। कुछ की वीडियोस मैंने आपसे शेयर भी की हैं और कुछ वीडियोस भी मैंने आपको बना के भेजी थी और उनके जो तासरात थे वो भी आप तक पहुंचाए हैं। तो देखिए, हमारी कोशिश है और हम कर रहे हैं, जितना हमसे हो सकता है वो उसकी हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें अगर हमें थोड़ी सी भी सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की होती या हमारे किसी भी इदारे की होती तो इससे ज्यादा कोशिश की जा सकती थी। लेकिन जितना वो कहते हैं ना कि जितना हम कर सकते हैं, देखिए हमने यहाँ पे अपना घर भी देखना है, अपनी जॉब भी देखनी है और ये सारी चीजें देखनी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ना तो कोई तनख्वाह ले रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह की रजा और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। और यहाँ पे ग्रीस, देखिए ये भी हमारा मुल्क है जहाँ पे हम खाते हैं, रहते हैं, कमाते हैं, सब कुछ करते हैं। ये हमारा समझ लें कि दूसरा घर है। और हम लोगों को जो हमसे हो सकता है, मेरे माशाल्लाह काफी दोस्त इस पे वर्क कर रहे हैं। कुछ की वीडियोस मैंने आपसे शेयर भी की हैं, वो आपने भी देखी होंगी। और इंशाल्लाह मजीद भी हमारी कोशिश जो है वो जारी है। और दूसरा एक चीज और कि मैंने जब अपना चैनल बनाया था, मेरे चैनल बनाने का जो मकसद था
वो यही था कि मैं अपने चैनल को सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए इस्तेमाल करूं कि मैं अवेयरनेस दूं। देखिए, एक उस वक्त, जिस वक्त मैंने ये अपना चैनल स्टार्ट किया तो उस वक्त यहाँ पे हालात बहुत खराब थे। तो अब तो माशाल्लाह काफी बेहतर है, काम के हवाले से काफी बेहतर है। लेकिन अनलीगल जो हमारे दोस्त हैं उनके लिए काफी मुश्किलात जो है वो आ रही हैं। पर रह रहे हैं, तो अगर आप कंपैरिजन करते हैं, एक इनलीगली वहां पर गया है, उसको रिहाइश के लिए मसला होगा, वो कैश में उसको हर चीज लेनी पड़ेगी, वो कोई बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकता, वो बीमार हो गया है, वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता, उसके पास बिल्कुल नहीं कोई जा सकता। सिक्योरिटी नहीं है, उसको काम नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी जाएगा तो डेफिनेटली उसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। उससे जब काम ले रहे हैं, जी उनकी मर्जी है, उसको जितना दें और जितना दें, उसको मुसलसल एक खौफ की जिंदगी में रहना पड़ेगा। वो अब आजादी के साथ घूम फिर नहीं सकेगा। उसके बिल्कुल ऐसे ही है। ऑपोजिट एक पाकिस्तानी जिस तरह आप हैं, वहां पर लीगल तरीके से रह रहे हैं, तो आप अपनी जिंदगी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि लीगल होने की वजह से आपको क्या बेनिफिट है, और अगर आप इलीगली होते तो आपकी जिंदगी कितनी मुश्किलात देखिए का जी, शिकार होती। जो बंदा लीगल है उसको तो माशाल्लाह काफी बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं। अगर खुदा न खास्ता जैसे आप कह रही हैं वो बीमार होता है तो उसको हॉस्पिटल की तमाम सहूलतें जो है वो दी जाती है। अगर खुदा न खास्ता उसके साथ कोई कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो वो लीगली तरीके के साथ वो उस पे वो अपनी कार्रवाई जो कानूनी कार्रवाई वो करवा सकता है। जो मेरा भाई अनलीगल है, देखें, अगर उसको खुदा न खास्ता कुछ कुछ भी प्रॉब्लम होगी है, वो हॉस्पिटल अगर उसको लेके जाएंगे तो हॉस्पिटल वाले सबसे पहले ये सवाल करते हैं। यहाँ पे एक एक पेपर मिलता है, उसको कहते हैं आम का। वो सबसे पहला सवाल उनका ये होता है जी कि इसका आम का दे। जबकि उस बंदे के पास वो नहीं होता तो वो डॉक्टर जो है वो पाबंद है, वो उसका इलाज नहीं करेगा। अगर इंसानी लिहाज से देखा जाए तो उसका फर्ज बनता है कि वो इलाज करे। अगर कानूनी लिहाज से देखा जाए तो वो कभी भी इलाज जो है वो नहीं करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारे लोगों को मालूम होना चाहिए कि कितनी कितनी स्वीयर किस्म की सिचुएशन का वो शिकार हो सकते हैं, क्योंकि देखें जी बिल्कुल। सेहत के साथ बीमारी भी है, हर चीज भी है। बिल्कुल है। तो आप बिल्कुल एक ऐसे ही इलाज नहीं करवा सकते। आप वो एक ऐसा मुल्क है जहां पर इतनी ठंड है, अगर आप इलीगली गए हुए हैं, आप चुपके किसी का गांव में किसी में काम कर रहे हैं, तो आपके पास तो हीटिंग की भी सहूलत नहीं होगी। है, एक ऐसे ही। एक बात देखिए है जी। ना, तो आपकी जिंदगी तो जी मुश्किल हो गई मजीद से मजीद। जी फिर सबसे बड़ी बात, जी आप आजाद है ना, ट्रैवल नहीं कर सकते, आप मिलने के लिए अपनी फैमिली को वापस नहीं आ सकते। जी। देखिए, मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। आज से कुछ अर्सा कबल यहाँ पे एक जजीरा है करीती। तो वहां से हमें फोन आया, हमें बताया गया जी कि एक लड़का है, वो काफी सीरियस हालत में है। और उसको जो है वो एथेंस में, यहाँ पे हमारे करीब ही एक हॉस्पिटल था, तो वहां पे लेके आए। तो मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे फोन किया, कहता है यार आप लोग तो वहां पे रहते हैं तो कोशिश करें वहां पे जाएं और वहां पे जाके उसकी ना वो सूरत हाल देखें। गालबन वो वीडियोस मेरे पास अभी भी पड़ी होगी, मैंने उस वक्त उस बच्चे का इंटरव्यू लिया था। और मैं गया भी। मेरा जो मकसद था, जैसा कि मैंने आपसे पहले शेयर किया है, कि मेरा मकसद ही यही था कि मैं हर उस इंसान की आवाज बनूं। और कोशिश की थी उस वक्त, जो हमारे यहाँ पे मौजूदा एम्बेसडर थे, वो वीडियोस मैंने बनाई, मैंने उसका वो बयान रिकॉर्ड किया, बयान रिकॉर्ड करके मैंने उनको भेजा। मैंने कहा सर ये देखें, ये हमारे मुल्क का एक एहसासा है, ठीक है अनलीगल तरीके से ये यहाँ पे आया है, तो अब क्या किया जा सकता है। तो उस वक्त के जो एम्बेसडर थे, वो उन्होंने मेरे से रब्ता किया और वो मेरे साथ हॉस्पिटल गए। हम लोगों ने वहां पे बात की, डॉक्टर से बात की। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका हम लोगों ने यानी कि बामुश्किल ऑपरेशन करवाया। लेकिन देखिए उसमें भी हम लोगों को वो सफारत खाना पाकिस्तान को डालना पड़ा। उसके बगैर कभी भी वो नहीं हो सकता था। देखिए उसका ये पूरा जो पेट है, उसका वो पेट चाक किया गया, और जो उसको वो प्रॉब्लम थी तो उसका वो हल निकाला गया। और उसके 3 ऑपरेशन किए गए थे। और उसका कुछ परसेंट कुछ हम लोगों ने जमा किया, जो दोस्त थे करीब तरीन, वो हम लोगों ने वहां पे मेडिसिन के मद में और इस तरह की चीजों में वो वहां पे जमा करवाए। कुछ सफारत खाना पाकिस्तान ने हेल्प की। तो इस तरह करके
उस लड़के का हम लोगों ने वो ऑपरेट करवाया और वो सारा सिस्टम। देखिए अब हर बंदा जो है ये काम नहीं कर सकता, और ना ही अब वो एम्बेसडर साहब हैं, वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, उन्होंने बड़ा वर्क किया था उन दिनों में। तो अब तो कुछ चीज वो आपका नजर भी पॉइंट नहीं आती। नहीं, आपका पॉइंट ठीक है ना। देखिए, अगर वो लीगली होता, उसको ऐसा कोई जी बिल्कुल, तरीका नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो इलीगली था। उसका इलाज हुआ, उसके बाद उसको डिपोर्ट कर दिया गया, ठीक है। जी अब तो बिल्कुल। देखें जिंदगी, देखें उसकी जिंदगी तो फिर नहीं हुई ना, क्या इतनी मुश्किलात गुजार जी के सारा कुछ करके आपके पास सबसे बड़ी चीज हम सॉरी मैं उसको एक। सॉरी मैं यहाँ पे आपकी एक बात काट रहा हूँ, ये कुछ दिन पहले की बात है। मुझे जो हमारे सदर हैं प्रेस क्लब के, खालिद मुगल साहब, उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले एक बंदे का डेटा भेजा कि ये बंदा फलां हॉस्पिटल में जेर इलाज है, और कोशिश करें कि आप लोग वहां पे जाएं, उससे मिलें। और क्योंकि वो बंदा कह रहा था कि मैं पाकिस्तान जाना चाह रहा हूँ, और उसको कैंसर, आपको पता है कि कैंसर एक लाइलाज जानले मर्ज, हाँ, जानलेवा है। तो जब मैं वहां पे गया तो जाहिर बात है डॉक्टरों ने मुझे नहीं मिलने दिया। डॉक्टर से मेरी बात हुई और डॉक्टर ने यही कहा है जी कि ये पाकिस्तान नहीं जा सकता, क्योंकि इसके पास बहुत कम टाइम है। और गलबन हफ्ते का दिन था, और दूसरे दिन उस बंदे का पता चला जी कि वो बंदा, उसकी डेथ हो गई है, वो बंदा वफात पा गया है। हेलो, हेलो। सॉरी, आई एम सॉरी, टेक्निकल इशू की वजह से जो है मेरे एंड से ड्रॉप हो गया था। तो जी आप बता रहे थे कि वो पाकिस्तान वापस जाना चाहता था। जी, वो पाकिस्तान वापस जाना चाह रहा था, लेकिन एक्चुअली हुआ ये कि वो उस बेचारे की दूसरे दिन डेथ हो गई। अब देख लें। और देखिए उसकी जो पाकिस्तान वापसी थी, उसके लिए हम लोगों ने एक अवेयरनेस के तौर पे एक इश्तिहार भी दिया था, अगर कोई दोस्त उसकी हेल्प करना चाह रहा हो तो वो इस हॉस्पिटल में है, उसका नंबर मेंशन किया हम लोगों ने। और वो यानी कि सारी डिटेल हम लोगों ने उसकी उस पे वो लगाई थी। इस तो सारी से सॉरी टू इंटरप्ट, जी नतीजा आपसे होता है वो यही है कि आप अगर लीगल नहीं हो तो फिर आपके साथ अगर कोई हेल्प करेगा तो एज ए चैरिटी करेगा, आपके राइट्स नहीं जी होंगे। बिल्कुल, जी और ये बिल्कुल, वो बिल्कुल ऐसे जिंदगी ही। नहीं है कि कोई कोई भी इंसान हो कि उसको इस तरह वो जिंदगी गुजारे। हमारा चूंकि सेशन के हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं और हमें लोगों ने ज्वाइन किया, जिनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सेशन का खत्म करने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आप में से कोई माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की सर्विसेज के बारे में या जावेद बलोच साहब से कोई बात पूछना चाहे तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, जी और हम बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको जो है उसका जवाब देंगे। अगर किसी का कोई इंशाल्लाह। सवाल हो, ग्रीस से लेकर सवाल हो, अगर किसी को किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे शेयर करें, आप हमसे पूछें और हम उसका जवाब देंगे। और मैं यहाँ पर ये भी बताती चलूँ कि वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, उनको किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन चाहिए या उनके जहन में ये है कि मैं लीगली जाना चाहता हूँ, मैं यूरोप लीगली जाना चाहता हूँ, मैं किसी और मुल्क लीगली जाना चाहता हूँ, मुझे तरीका नहीं मालूम उसका तरीका क्या है, तो आप हमारी हॉटलाइन पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा हॉटलाइन नंबर जो है वो है 0304111223। मैं इसको एक दफा फिर रिपीट कर दूं, 030411122123। ये उन लोगों के लिए है जो हमें हॉटलाइन पे कॉल करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो आप हमें मैसेंजर पे भी रब्ता कर सकते हैं, लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी अपनी जानिब से, और माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर का भी मैसेज यही है कि आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, आप जरूर जाएं, लेकिन लीगल पाथवे को फॉलो करें। अभी अगर आपने ये सेशन जिन लोगों ने सुना, आपको अंदाजा हुआ होगा कि अगर आप इलीगली गए हैं, वहां जाके आपको कोई मुश्किल हुई है, तो अगर आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता जो कि इंसानों की खिदमत करना चाहता है या उसके दिल में दर्द दिल मौजूद है इंसानियत के लिए, तो देन यू हैव नो एस्केप। आपको खुदा जाने किस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़े, ये जिंदगी बिल्कुल, है, आपको नहीं पता कि कल क्या हो सकता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि जिंदगी का इतना बड़ा डिसीजन जिसमें आपने ढेर सारा पैसा भी लगाना है, अपने प्यारों को भी पीछे छोड़ना है, तो उसको सही तरीके से लें।
तो इसके साथ ही मैं चाहूंगी कि जावेद बलोच साहब जो है सेशन के इख्तिताम पर कोई पैगाम पाकिस्तानियों को देना चाहें तो वो जरूर शेयर करें और फिर हम इस सेशन का इख्तिताम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, मेरा पैगाम यही है कि कोशिश करें लीगल तरीके के साथ आएं और अपनी जिंदगी बचाएं, अपने खानदान की जिंदगी बचाएं। देखें, एक फर्द अगर पाकिस्तान से निकलता है, वो डेंगू के जरिए रास्ते में खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ हो जाता है और उसकी डेड बॉडी जो है वो भी पाकिस्तान नहीं जाती, तो उसका पूरा खानदान, उसका पूरा घर, वो समझ ले के ना होने के बराबर होता है। उसकी जो माँ होती है या उसका जो बाप होता है या उसकी बहन है या उसका जो भाई है, उसकी नजरें हमेशा उसके इंतजार में रहती हैं और उनकी जो जिंदगी या उनकी जो लाइफ उस वक्त गुजर रही होती है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा, खुदा के लिए कोशिश करें, लीगल वे जो है उसको यूज करें, लीगल तरीके के साथ, और कोशिश करें कि वीजा लेके जिस मुल्क में भी आप जाए, जिस कंट्री में भी जाए, कोई बात नहीं। अगर आपको 50,000 या 1 लाख रुपया ज्यादा भी लगाना पड़ता है, खुदा के लिए जान से बढ़ के कोई चीज नहीं है। कोशिश करें कि लीगल तरीके के साथ और लीगल, मेरा तो यही है। और हाँ, एक चीज और अपने मुल्क का नाम जो है, अगर आप अनलीगल आते हैं तो आपके मुल्क का नाम जो है वो भी वो कुछ अच्छे अल्फाज में नहीं लिखा या गिना जाता। तो अपने मुल्क का जो है उसका भी ख्याल करें। जी पाकिस्तान आपने जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। आपने थैंक बड़ा अच्छा जो है वो मैसेज शेयर किया और आपकी बात सही है कि जब मैं मुल्क से बाहर होंगी, आप मुल्क से बाहर होंगे, मैं शाजिया नहीं हूँ, आप जावेद नहीं है, हमारी आइडेंटिटी ये है कि हम पाकिस्तानी हैं। तो हमें इस चीज को भी अपने माइंड में रखना है। इसके साथ थैंक यू वेरी मच जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन जो हमने आपके साथ शेयर की आपके लिए कामयाबित होगी। इसके साथ हम आज के इस लाइव सेशन का इख्तिताम करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह यू। हाफिज। थैंक यू। अल्लाह।